वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 51। आखिरकार उसने अपना बदला जो ले लिया था। अब अधृत कल सबके लिए खाना बनाने वाला था, यहाँ तक कि गेस्ट के लिए भी। कल पूजा तो थी ही और इसी पूजा में कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट भी आने वाले थे। ऐसे ही सभी अपने अपने कमरे में चले गए। महक एक बार फिर अधृत को छेड़कर बोली, अंडिस्को, तो मिस्टर रघुवंशी, आपको कैसा फील हो रहा है कि कल आप रॉयल फैमिली की शानदार पूजा में खाना बनाने वाले हैं? उसके इस पागलपन भरे सवाल का जवाब अधृत बड़े ही इत्मीनान से देते हुए बोला, अंडिस्को, नथिंग स्पेशल। कहकर उसने महक को अपनी गोद में उठाया, फिर अपने ऊपर लेकर लेट गया। अंडिस्को, सो जाओ। महक भी कुछ नहीं बोली। देखते ही देखते कब उनकी आंख लगी उन्हें खुद पता नहीं चला। ऐसे ही रात गुजर गई और शुरुआत हुई एक नए दिन की। आज सभी सुबह सुबह जल्दी ही उठ गए थे क्योंकि आज तो पूजा थी ही, लेकिन रिधा के डिसाइड के अनुसार महक और वो सारे डेकोरेशन अपने हिसाब से कराने वाले थे। और महक के चंद दिमाग के अनुसार अधृत खाना बनाने वाला था। हाँ, वो बात भी बिल्कुल अलग थी कि अधृत का ऑरा सबसे अलग था। वो अधृत के लिए, अपने फैमिली के लिए खाना बना सकता था, लेकिन वो बाहर की पूजा में आए अरे गहरे नटू खेरे लोगों के लिए खाना बिल्कुल नहीं बना सकता था। ये बिल्कुल उसके शान के खिलाफ थी। इसलिए तो उसने डिसाइड किया कि वो खाना बनाएगा, जरूर बनाएगा, लेकिन सिर्फ महक और फैमिली के लिए। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होगी। वैसे होती भी तो उसका का कोई कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, वो जानता था कि महक को बुरा जरूर लगेगा, जो अधृत को बर्दाश्त नहीं होगा। खैर, महक उठी और सीधा रूम से बाहर चली गई और मस्त नाइट ड्रेस में ही नीचे लिविंग एरिया में आ गई। अधृत इस वक्त वॉशरूम में था। वही महक को इस हालत में रिधा रिशान देखकर अपनी आंखें बड़ी करने लगे। पूरा परिवार अभी लिविंग एरिया में इकट्ठा नहीं हुए थे और रिधा और रिशान अपनी आंखें बड़ी करते भी क्यों ना महक के बाल जिसे में सहलाते सहलाते जुड़े में बंधे बाल को खोल दिया, जो अभी बिखरकर बिल्कुल किसी चुड़ैल जैसा हो गया था। खैर, और तो और महक के सुजे हुए गाल में हल्की सी बाइट के निशान भी थे। लेकिन हमारी पागल औरत वाली महक जो कुछ भी कहीं भी कर लेती है, जैसे वो अभी कर रही थी। शुक्र तो इस बात की थी कि कम से कम उसे इस हालत में सिर्फ रिशान और रिधा ने ही देखा था, वरना अगर पूरी फैमिली ने उसे ऐसे देखा होता तो आज महक शर्म से मरने ही वाली थी। खैर, अब बेचारी रिधा अपने माथे में अपना सर रखते हुए आगे बढ़ी, फिर बोली, अंडिस्को, महक, तूने खुद को शीशे में देखा है? क्या हुआ है? महक जमाहाय लेते हुए किसी आलसी की तरह बोली और एक सीढ़ी फिर उतरी, लेकिन अगले ही पल वो रेलिंग से लगकर खड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल रिशान आया और महक के सामने बड़े ही सलीके से अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बड़े ही सलीके भरे आवाज में बोला, अंडिस्को, मिसेज रघुवंशी तो आप सोकर उठ गई। उद्धरण चिन्ह। महक भी अपने गाल में अपने एक हाथ को रखकर आलसी स्टाइल में बोली, अंडिस्को, हाँ, तुम्हें क्या मैं यहाँ नजर नहीं आ रही हूँ ना? ऐसी नॉनसेंस वाले सवाल कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अच्छा, ये नॉनसेंस और सेंस अब तो तुम्हें भाई ही बताएंगे, मिसेज महक रघुवंशी। उद्धरण चिन्ह। कहकर रिधा ने बड़े ही मजे में अधृत को कॉल करती है। अधृत अब वॉशरूम से आ चुका था, उसने भी रिधा का कॉल पिक कर लिया। वही रिधा उसके कॉल पिक करते ही बोली, अंडिस्को, भाई, क्या आप जल्दी से लिविंग एरिया में आ सकते हैं? उधर से अधृत अपने बालों में ड्रायर मारते हुए बोला, अंडिस्को, वाई भाई, महक दम यहाँ सस्ता नशा करके आ गई है, आप इसे यहाँ से ले जाइए। रिधा बोली, लेकिन उसकी बात सुन अधृत की आंखें चौड़ी हो गई। उसने तुरंत कहा, अंडिस्को, मैं आ रहा हूँ। कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वही महक उसकी बात सुनकर तो जैसे सदमे में जा रही थी। आखिर उसने किया क्या है? फाइनली वो उन दोनों से सामने मॉन्स्टर बनते हुए बोली, अंडिस्को, ओए पागल औरत और पागल मर्द, मैंने क्या क्या है जो तुम दोनों उस मॉन्स्टर के पास मेरी शिकायतों की भंडार कर रहे हो? अब वो तो तुम्हें तुम्हारे मॉन्स्टर ही बताएंगे। दोनों साथ में बोले और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ महक को पकड़कर सोफे में बैठा दी। महक भी उन दोनों के सामने कुछ नहीं कह पाई। खैर, अब वो दोनों तो अंदर ही अंदर बस खुश हुए जा रहे थे। आखिरकार महक की शामत जो आने वाली थी। खैर, लगभग 2 मिनट के बाद ही अधृत टी शर्ट और ट्राउजर में नीचे लिविंग एरिया में आया। उसकी मस्कुलर बॉडी इतनी हार्ड नजर आ रही थी इस वक्त, जिसका कोई कहना नहीं। महक की नजरें तो उसी पर जाकर उसी में जम सी गई। वही अधृत जो महक की हरकतों को नोटिस तो कर ही रहा था, वो आगे बढ़ा, फिर उसकी तरफ जाकर उसके घोड़े की तरह उठे हुए बिखरे बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, अंडिस्को, बेबी, अगर तुम्हें नहाने का मन नहीं था तो पहले कह दिया होता, मैं खुद तुम्हें नहला देता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही झट से महक ने अपने दोनों हाथों को अधृत के कमर के चारों तरफ लपेटकर अपने छोटे से सर को छिपाते हुए बोली, अंडिस्को, आप बहुत बुरे हैं। उद्धरण चिन्ह। महक समझ चुकी थी कि जरूर कुछ तो है, तभी ना रिशान रिधा के साथ साथ अधृत भी ऐसे कह रहा है। खैर, अब महक समझ चुकी थी, इसलिए वो अब अपना फेस किसी को दिखाने वाली नहीं थी। लेकिन उसकी फूटी किस्मत तभी वहां पे राम जी शिव जी टपक पड़े।
अरे अधृत बेटा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? राम जी बोले। वो अधृत के बैक साइड को देख रहे थे, इसलिए वो महक को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन महक की तो जान हलक में आ गई। उसने धड़ाम से रिधा और रिशान को एक मुक्का मारा जो उसकी हरकत पर हंसे जा रहे थे। रिशान और रिधा एक साथ चिल्लाए, अंडस्को ए। इस बार अधृत उनको घूर कर देखने लगा जैसे वो उन्हें खा ही जाएगा। रिधा और रिशान तुरंत चुप हो गए। वही शिव जी और राम जी आगे कुछ कहते या समझते इससे पहले अधृत बिना मुड़े पलट कर बोला, अंडस्को, आप दोनों की स्वीटी आपका इंतजार कर रही है, आप जाइए वरना फिर दिन भर अपनी जाने मन को मनाते फिरना। उद्धरण, बात तो बिल्कुल सही कहा अधृत तुमने, कहते हुए दोनों अपनी अपनी स्वीटी के पास चले गए। लेकिन महक के दिमाग में एक बार और ये बात रिफ्लेक्ट हुई, अंडस्को, लगता है इस आदमी ने अपनी सारी सरमाया धोकर पी ली है, तभी तो ये इतना बेशर्म है। उद्धरण चिन्ह। खैर रिधा और रिशान मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। वही अधृत ने महक को एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया और रूम में नहीं बल्कि सीधा वॉशरूम में ले आया। फिर सीधा उसे मिरर के सामने खड़ा करके खुद उससे थोड़ा दूर हो गया और बोला, अंडस्को, देखो अपने आप को। महक जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी वो अपनी आंखें खोली, लेकिन खुद को देखकर वो एक झटके में खिसककर अधृत के सीने से लग गई। ये क्या है मेरे गाल में? कहते हुए जब महक ने अपने गाल को छुआ तब उसे एहसास हुआ कि सच में उसके गाल में अधृत में बाइट किया है, और वैसे भी उसकी नींद थी ही गधों की नींद से भी बदतर। लेकिन वो बोली, आपने मेरे गाल में बाइट किया है? ये सुनकर अधृत ने अपने दोनों कंधे ऊपर उछाल दिया जैसे वो कुछ जानता ही ना हो, लेकिन सच्चाई तो सामने थी, अगर ये हरकत वो नहीं तो और कौन ही करेगा। खैर अब महक को बहुत तेज गुस्सा चढ़ा। उसने धक्का देकर अधृत को सीधे वॉशरूम से बाहर धक्का दे दिया। जाइए आप यहाँ से और खाना बनाइए बेबी। इससे आगे वो कुछ कह पाता कि उसके में महक में दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। अधृत के चेहरे में एक उभर कर दिखने वाली हंसी छा गई। उसने अपने एक हाथ को दरवाजे में फेरा, फिर बोला, अंडस्को, एक और गलती। सही तो था अधृत, आखिरकार शुरू से महक की हर एक गलती की लिस्ट तो बना ही रहा था, जिसकी चाहे वो महक का कबीर के साथ भागना हो या कुछ भी, लेकिन इन गलतियों को अधृत भुला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर में वो इन सभी गलतियों की सजा शायद वो जरूर महक को देने वाला था। खैर इधर तन्वी की फ्लाइट अमेरिका में लैंड कर चुकी थी। उसे एयरपोर्ट लेने खुद स्वाति आई थी। कबीर और तन्वी ने डिसाइड किया था कि वो 6 महीने तक एकदम शांत रहेंगे, चाहे वो महक का मामला हो या कुछ और, क्योंकि भाई तन्वी अभी 6 महीने अमेरिका में रहने वाली थी और कबीर यहाँ। और वैसे भी तन्वी के बिना कबीर करता भी तो क्या करता, ना वो महक के साथ कुछ कर सकता था और नहीं इस बारे में कुछ सोच सकता था। हालांकि वो जानता था कि महक के सपोर्ट में युवराज अधृत रघुवंशी खड़ा है और उसके पीछे कौन है, कोई भी तो नहीं, तो वो फालतू में खतरा कैसे मोल ले सकता था। खैर तन्वी की फ्लाइट लैंड हुई। वो अपनी ट्रॉली बैग को लेकर एयरपोर्ट को लेकर बाहर आ गई। स्वाति मस्त रुतबे के साथ अपनी कार को लेकर खड़ी थी। तन्वी उसके पास गई और सीधा उसके गले लग गई। किसी हो दी। उद्धरण चिन्ह। स्वाति भी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मस्त, तुम बताओ। उद्धरण चिन्ह। सुपर। तन्वी भी बोली। दोनों वहां से स्वाति के क्वार्टर के लिए निकल गए। खैर इधर महक और रिधा मिलकर सारे डेकोरेशन देख रहे थे। वहीं अधृत किचन में था, लेकिन ये क्या वो खाना बना नहीं रहा था बल्कि बनवा रहा था शेफ से। ऐसे ही शाम हो गई, सभी अपने अपने रूम में आ गए रेडी होने। महक और अधृत दोनों रूम में थे। बानी चेंजिंग रूम में रेडी हो रही थी तो वही अधृत भी अपने रूम में रेडी हो रहा था। लगभग 15 मिनट बाद महक रेडी होकर रूम में आई, लेकिन ये क्या, अधृत की निगाहें तो जैसे महक में ही टिक सी गई। वो बस एक टक उसको ही निहारने लगा, लेकिन महक की नजरें जैसे उसके साया से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अधृत उठा और महक को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन महक तो अधृत से गुस्सा थी। वो अधृत को खुद से दूर करते हुए बोली, अंडस्को, आप दूर रहिए मुझसे, समझे? उद्धरण चिन्ह। अब मैंने क्या किया? अधृत बोला, लेकिन महक उसे धक्का देकर रूम से बाहर निकल गए। खैर अब महक तो चली गई, लेकिन अधृत के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी होगा। चैप्टर 52। अधृत उठा और महक को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन महक तो अधृत से गुस्सा थी। वो अधृत को खुद से दूर करते हुए बोली, अंडस्को, आप दूर रहिए मुझसे, समझे? उद्धरण चिन्ह। अब मैंने क्या किया? अधृत बोला, लेकिन महक उसे धक्का देकर रूम से बाहर निकल गई। खैर अब महक तो चली गई, लेकिन अधृत के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। इधर एक विला के रूम में। लुक गाइस, अब आएगा असली मजा, क्योंकि अधृत रघुवंशी जिसे गुनाहों से नफरत है, लेकिन अब तो उसके सामने पूरी गुनाहों की दुकान ही है। उसकी बीवी। एक आदमी बेहद तीखी मुस्कान के साथ बोला। उसके पीछे खड़ा एक और आदमी। वो बोला, बॉस, हमारी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी कि आप लुक गाइस कह किसे रहे हैं।
वो आदमी शायद उसका असिस्टेंट था। वही वो आदमी एक तीखी नजरें उस पर डालते हुए बोला, अंडस्को, अबे ओ गधा, हमारी ऑडियंस पहले से ही समझदार है, तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ नहीं है हमारी ऑडियंस। क्यों ऑडियंस, कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे। खैर ये एक छोटा सा मजाक था। अब आते हैं असल मुद्दे पर। वो आदमी जिसकी उम्र लगभग 26 साल लग रही थी, वो दिखने में भी बहुत हॉट और हैंडसम बंदा तो था ही, लेकिन वो अमेरिका के फेमस बिजनेसमैन असीम ठाकुर का इकलौता वारिस और कोई बल्कि वीर का कॉलेज टाइम परम सम्मानित दुश्मन सक्षम ठाकुर है, जिसे अधृत के बारे में हर कुछ पता है। पता भी क्यों ना हो, आखिर अधृत और वो 7 क्लासमेट्स थे। और वो हर दम अधृत की हर कंडीशन पर नजर रखता है, इसलिए तो उसे अधृत और महक के हिडन रिश्ते के बारे में भी पता था। हालांकि अधृत को भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि सक्षम उसके हर काम में नजर रखता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसे भी उसे ऐसे कोई अतू फतू लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात सक्षम की, तो हाँ, वो हैंडसम तो था, उसके चेहरे का चार्म भी एकदम सुपर था, लेकिन फिर भी राजस्थान से लेकर अमेरिका तक स्कूल कॉलेज की सारी लड़की अधृत में मरती थी। लेकिन उनकी दुश्मनी थोड़ी अलग थी। अधृत तो था ही शुरू से अपनी महक का मुरीद, लेकिन अमेरिका कॉलेज में जब निहाल और वो पढ़ते थे तब उनकी क्लास में सक्षम और अवनी भी पढ़ते थे। अब बेचारा सक्षम मरता था अवनी पर, लेकिन अवनी मरती थी अधृत पर। हालांकि अधृत ने कभी उसे कोई रिस्पांस पास नहीं किया, लेकिन फिर भी अवनी आज तक अधृत को पाने की जिद लेकर बैठी थी। और सक्षम अब अवनी को फोर्स नहीं कर रहा था कि वो अधृत को भूल कर उसके पास आ जाए, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी भी अधृत अवनी को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो पहले ही महक के साथ शादी कर चुका है। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो अवनी का अभी साथ देगा तो शायद वक्त आने पर अवनी उसे समझ जाएगी, इसलिए तो वो अवनी के साथ आज ही इंडिया आया था और आज अवनी अधृत के घर जाने वाली थी सक्षम के साथ। अवनी का फैमिली बॉन्ड अधृत की फैमिली से बहुत अच्छा था, इसलिए उसे अधृत के घर जाने में कोई झिझक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वो आज सक्षम के साथ शाम की पूजा में भी शामिल होने वाली थी। खैर, ये तमाशे तो चलते रहेंगे, लेकिन इधर हम पहले अपने हीरो हीरोइन को देखते हैं, जो महक जैसे ही नीचे आई सबकी सरसरी सी निगाहें बस उसी पर टिक सी गई। टिकती भी क्यों ना, अब भाई वो में लगी रही थी इतनी खूबसूरत। वही महक सबके सामने आकर खड़ी हो गई। वही अंजलि जी महक के चेहरे में अपने हाथ प्यार से सहलाते हुए बोली, अंडस्को, युवा रानीसा, आप तो सच में इस रेड साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। महक भी मुस्कुरा कर बोली, अंडस्को, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। महक रेड साड़ी में डायमंड ज्वेलरी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी उसे प्यार से देख रहे थे। राधिका जी और दोनों दादियों ने तो उसकी बलाइयां भी उतार ली। खैर, अब महक तो थी ही खूबसूरत, लेकिन तभी सीढ़ियों से अधृत बड़े ही रौबीले अंदाज में ब्लू स्टोन वर्क कुर्ता और वाइट धोती में आया। उसके चेहरे का चार्म, या उसकी हॉटनेस क्या कमाल की थी। आपको पता है पब्लिक, कभी कभी मुझे अधृत की पर्सनैलिटी ही सोचकर कोल्ड ड्रिंक पीने की जरूरत पड़ जाती है। भाई अब वो था ही इतना ज्यादा हॉट। गर्मी, हैया गर्मी। खैर, अब महक भी अपने साइको सैया को ही देख रही थी, लेकिन उसके साइको सैया के हाथ में कुछ था और वो अपने बाजुओं को फोल्ड करते हुए बोला, अंडस्को, लिटिल बेबी, तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज पहननी और लगानी छोड़ दी है। उसकी बात पर हर कोई महक को देखने लगे, लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ आ गया कि महक में क्या नहीं लगाया है या लगाना भूल गई है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, पर हाँ, वो मुस्कुराने जरूर लगे थे। वही महक कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही अधृत महक के पीछे आकर खड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे उसकी पीठ के सहारे ठहरे बालों को उसके कंधे से आगे की ओर करने लगा। अधृत की था ठंडी छुबन को महसूस करते ही उसकी आंखें बंद हो गई। खैर, अब जो भी हो, अधृत ने एक झटके में महक के गले में कुछ पहना दिया। महक छू छू कर देखने लगी। वही अधृत उसके कानों में पास धीरे से बोला, अंडस्को, तुम मेरी हो। कहकर वो महक से दूर हो गया, लेकिन वो हटा नहीं बल्कि खड़ा महक के सामने आ गया। फिर अपने उसी हाथ से सिंदूर की डिब्बी निकालकर उसमें से महक के मांग में अपने नाम की सिंदूर भर देता है। खैर, अब कुल मिलाकर उसने महक को मंगलसूत्र पहना दिया था, फिर सिंदूर भी लगा दिया था, क्योंकि शायद सच में महक ये लगाना भूल गई थी। सभी के चेहरे में एक मुस्कान सी तैर गई। अब मेहमान भी आना शुरू हो रहे थे, इसलिए सभी गेस्ट अटेंड करने में लग गए, लेकिन हमारे ये लव बाबू सब अपनी बेगम के साथ मस्त मौला अपने प्यार भरी बातों में लगे थे। हाँ, हमारे अधृत और महक यहाँ पिलर के पास। अधृत बेचारा महक को मनाने में लगा था, तो वही निहाल और रिधा लॉन साइड अपने प्यार की बातों में डूबे थे, लेकिन हमारा बेचारा रिशान जो सबसे अकेला बैठकर अपनी सोना को याद कर रहा था। खैर, अब महक तो मानने वाली थी नहीं, वो चली गई। वही बेचारा अधृत बैठ गया, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में एक मीठी सी आवाज पड़ी, अंडस्को, ही मिस्टर रघुवंशी। अधृत पलट कर देखा तो उसके सामने अवनी और सक्षम खड़े थे। अधृत का नाम लेने का हक सिर्फ उसकी फैमिली, महक की फैमिली और महक को था बस, लेकिन फिर भी फैमिली में भी उसे सब युवराज ही कहते थे।
वरना कोई भी एरा गैरा नटू खैरा अधृत का नाम नहीं ले सकता था। ऐसे हर कोई अधृत को तो ज्यादातर युवराज ही कहते थे सब। अधृत की आंखें हल्की ठंडी हो गई अवनी और सक्षम को देखकर, क्योंकि उसे सब कुछ पता था। उसने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन से बोला, अंडस्को तुम दोनों मुझे युवराज बुला सकते हो। कहते हुए वो उठा और वहां से आगे चला गया, लेकिन उसी पल निहाल सक्षम से टकरा गया, उसके साथ शिखा भी थी। सक्षम और अवनी को देखते ही निहाल के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया। वो डायरेक्ट बोला, अंडस्को तुम दोनों यहाँ किस खुशी में टपक पड़े हो। उसकी बात पर अवनी बोली, अंडस्को हम इनवाइटेड है। कहते हुए उसने रिधा की तरफ देखा जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। फाइनली रिधा बोली, अंडस्को तुम अवनी हो ना, दुबे अंकल की बेटी। उसकी बात में अवनी भी सीधा सीधा बोली, अंडस्को यस। बचपन में जब अवनी भी यही राजस्थान में रहती थी अपने डैड विकास दुबे के साथ, तब उसकी दोस्ती भी महक, रिधा और रिशान के साथ बहुत अच्छी थी। लेकिन बचपन में भी अधृत उसे कोई भाव नहीं डालता था। लेकिन वक्त के साथ सभी बच्चे बड़े हुए और उनकी जिंदगी के रास्ते अलग होते गए। अवनी अपने डैड के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई, लेकिन वो वहाँ अधृत के प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि अधृत को पाने के लिए उसने सारे रास्ते अपनाए। हालांकि उसे पता था कि अधृत बचपन से ही महक का है, लेकिन महक तो कबीर के साथ भाग गई थी, इसलिए उसे यकीन था कि महक वापस कभी अब लौटकर अधृत की जिंदगी में नहीं आएगी। खैर ये पुरानी बातें हैं जिन्हें हम हमेशा वक्त के साथ जानते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल रिधा तो इस बात से अनजान ही थी कि अवनी के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। वो तो इतने साल बाद उसे देखकर अभी भी अपनी वही प्यारी नटखट अवनी समझ रही थी, जिसके साथ और महक के साथ मिलकर वो पूरे स्कूल की नाक में दम करके रखते हैं। वही शायद अवनी लगभग 13 या 14 साल बाद रिधा को अपने सामने देखकर थोड़ा पहचान भी रही थी और थोड़ा नहीं भी। लेकिन निहाल अवनी की हरकतों से बहुत अच्छे से वाकिफ था। उसने रिधा का हाथ पकड़ा, फिर उसको लेकर चला गया। खैर अब पूजा का वक्त आ हो रहा था। पूजा घर की बहू को अपने शुभ हाथों से अपने पति के साथ करना था, और अब इस घर की बहू महक थी और उसका पति अधृत था, तो पूजा उन्हीं दोनों को करनी थी। ये पूजा शांति के लिए थी। इस पूजा में जितने भी गेस्ट थे वो सभी रॉयल फैमिली के करीबी थे, जिन्हें महक और अधृत के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि ये उनकी शादी में मौजूद थे। और मीडिया तो यहाँ थी नहीं, तो ये बात साफ थी कि इनके रिलेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होना इम्पॉसिबल था। खैर सभी देख रहे थे और पूजा शुरू हुई। महक और अधृत मिलकर पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी जैसे जैसे कह रहे थे वो दोनों वैसे ही कर रहे थे। वही अवनी जो महक को अधृत के साथ देखकर जलन और हसरत के मारे मारी जा रही थी, क्योंकि महक का कबीर के साथ भागने के बाद उसने ये सारे काम अधृत के साथ करने के सपने देखती थी, लेकिन किस्मत को जो मंजूर था वो तो होना ही था। दूर जाकर भी महक अधृत के करीब आ गई उसकी पत्नी बनकर। पूजा खत्म हुआ, अब बारी थी सभी के डिनर की। महक तो भाई बड़े ही एक्साइटेड थी, होती भी क्यों ना, उसकी नज़र में तो सारा खाना अधृत ने बनाया था ना, पर उस सच्चाई कहाँ पता थी। डिनर का अरेंजमेंट लॉन साइड में किया गया था। सबके लिए डिनर लगाया गया, फिर सभी गेस्ट डिनर करने लगे। सभी गेस्ट ने डिनर किया और वो अपने अपने घर को निकल पड़े, लेकिन अब बारी थी फैमिली डिनर की। इसमें अवनी और सक्षम भी थे, क्योंकि विकास जी ने अवनी और उसके दोस्त सक्षम के आने की बात रघुवंशी फैमिली को बताई, तो अब फैमिली फ्रेंड होने के नाते अवनी और सक्षम कुछ दिनों तक उनके साथ ही रॉयल पैलेस में रुकने वाले थे। खैर अब महक तो मस्त अधृत के बगल वाले डिनिंग चेयर में बैठ गई। उसकी नज़रों में शर्रातें साफ साफ नजर आ रही थी। वही रिशान और रिधा भी यही हाल था। रिशान महक के बगल में ही था। महक ने उसकी मुंडी को पकड़कर नीचे झुकाया, फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, अंडस्को अब आएगा मजा जब चिकू के बनाए खाने में ऑब्जेक्शन आएगा, तब मेरा ये छोटा सा बदला पूरा होगा। चैप्टर 53। डिनर का अरेंजमेंट लॉन साइड में किया गया था। सबके लिए डिनर लगाया गया, फिर सभी गेस्ट डिनर करने लगे। सभी गेस्ट ने डिनर किया और वो अपने अपने घर को निकल पड़े, लेकिन अब बारी थी फैमिली डिनर की। इसमें अवनी और सक्षम भी थे, क्योंकि विकास जी ने अवनी और उसके दोस्त सक्षम के आने की बात रघुवंशी फैमिली को बताई, तो अब फैमिली फ्रेंड होने के नाते अवनी और सक्षम कुछ दिनों तक उनके साथ ही रॉयल पैलेस में रुकने वाले थे। खैर अब महक तो मस्त अधृत के बगल वाले डिनिंग चेयर में बैठ गई। उसकी नज़रों में शरारतें साफ साफ नजर आ रही थी। वही रिशान और रिधा का भी यही हाल था। रिशान महक के बगल में ही था। महक ने उसकी मुंडी को पकड़कर नीचे झुकाया, फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, अंडस्को अब आएगा मजा जब चिकू के बनाए खाने में ऑब्जेक्शन आएगा, तब मेरा ये छोटा सा बदला पूरा होगा। किस चीज का बदला? रिशान कन्फ्यूजनली से बोला, तो महक भी उसे चुटकी काटते हुए बोली, अरे गधा, कल कैसे ये बोल रहे थे सबके सामने कि इनके बच्चे मैं ही पैदा करूंगी। उद्धरण चिन्ह।
ओ लव रिवेंज, वैसे ये काफी हॉट रिवेंज है, रिशान धीरे मगर हंसते हुए बोला। फिर अगले ही पल दोनों शरीफ बच्चों की तरह चुप होकर बैठ गए, लेकिन अधृत पागल नहीं था और तो और वो महक के बगल में ही बैठा था। उन दोनों को देखकर ही उसके चेहरे में एक मुस्कान तैर गई। खैर सबने डिनर करना शुरू किया, लेकिन ये क्या, यहाँ किसी के चेहरे के भी एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले और बल्कि वो मस्त वाही लेकर खा रहे थे। पर महक, रिशान और रिधा बेचारे तो हैरान थे कि आखिर कोई कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वही अधृत के चेहरे के एक्सप्रेशन ही देखकर कोई भी बता सकता था कि ये क्या धरा उसी का है। खैर सबने डिनर किया, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चल सकी कि ये खाना अधृत ने नहीं बल्कि शेफ ने बनाई है। खैर डिनर के बाद जॉर्सिया फैमिली अपने घर चली गई, रिधा भी अपने सैया के साथ चली गई। वही अंजलि जी आई और अवनी से बोली, अवनी बेटा आओ, मैं तुम्हारा रूम तुम्हें दिखाती हूँ। अवनी तो चली गई, लेकिन वही सक्षम था, उसे भी शिवजी रूम दिखाने के लिए ले गए। खैर अब महक और अधृत भी रूम में आ गए, लेकिन महक का मूड एक बार और ऑफ था। महक फ्रेश हो गई, अधृत भी फ्रेश हो गया, लेकिन अधृत अच्छे से जानता था कि महक का मूड ऑफ है। उसके पास आइडियाज भी थे महक के मूड सही करने के। वो बैग की साइड में बैठा और महक का फोन अपने हाथ में लेकर उसे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से देखते हुए बोला, अपने फोन का लॉक खोलना तो तुम। उसकी बात पर बैग की साइड में लेटी महक बिल्कुल रगली बोली, अंडरस्को क्यों? वो मुझे उसका नंबर देखना है जिसने तुम्हें ये तुम्हारा स्मॉल सा बदला लेने का ये आइडिया दिया था। व्हाट रबिश, कहते हुए महक एकदम से बैठ गई। फिर वो अपनी बटन की तरह टिमटिमती आंखों से देखने लगी। खैर अब महक उससे एकदम इनोसेंटली बोली, अंडरस्को आपको कैसे पता कि मैंने आपके बनाए खाने को खराब करने की कोशिश की? उद्धरण चिन्ह, मेरी 2 नहीं 4 आंखें हैं, जिनमें से 2 आंखें तुम्हारे तरफ हर वक्त रहती है बेबी। महक कुछ नहीं बोली, अब उस खुद में शर्मा रही थी कि उसने अधृत के बनाए खाने में मिर्च डालकर उसका टेस्ट बिगाड़ने की कोशिश की, क्योंकि उससे छोटा सा इतूसा बदला ले रही थी। कल उसने जो कसर नहीं छोड़ी थी सबके सामने। खैर अब महक तो अपने सर को झुकाए थी, लेकिन वही अधृत उसे उसके कंधे से पकड़ते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि डिनर मैंने नहीं शेफ ने बनाया था। अब जब मैं बनाऊंगा तब तुम अपना ये एक्सपेरिमेंट पूरा कर लेना। उद्धरण चिन्ह, क्या इतना बड़ा धोखा? कहते हुए वो नौटंकी करके बेड में लेट गई। हालांकि उसे ये सुनकर चैन की सांस मिली कि खाना अधृत ने नहीं बनाया है, और अब वो उससे गुस्सा नहीं, लेकिन थोड़ा नौटंकी तो बनता था भाई, वरना फिर फ्यूचर में उस अधृत के सामने झुकना पड़ता। वही अधृत उसे अपने बाहों में भर कर लेटना चाहा, लेकिन महक ने उसे झटक दिया, अंडरस्को मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, छोड़िए मुझे। उसके कहने पर अधृत ने उसे और जोर से अपने से सटा में हक कर लिया, लेकिन वही महक ने अपने मुंह को मोड़ लिया। अधृत समझ चुका था कि महक उससे नाराज है। हालांकि सच्चाई तो कुछ और थी, महक नौटंकी कर रही थी, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि कोई भी एक पल के लिए उसके एक्टिंग से धोखा खा सकता था। पर अधृत जैसा जीनियस आदमी भी आज महक की नौटंकी में फंस गया था। उसने महक को पीछे से हक किया, फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, नाराज हो मुझसे? उद्धरण चिन्ह, नहीं, महक एकदम रूडली बोली, हालांकि वो अंदर ही अंदर हंस रही थी। खैर अधृत अब महक की बात पर फिर से बोला, अंडरस्को लिटिल बेबी, अगर तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो मेरी तरफ पलटो और मुझे देखो। उद्धरण चिन्ह, अधृत की बात पर महक अपने एक्सप्रेशन चेंज करके पलटी। अभी लाइट ऑफ नहीं था, महक की निगाहें सीधा अधृत की निगाहों से जा लगी। अधृत की आंखें ब्लू और महक की आंखें गहरे काले रंग की थी। अधृत फिर से बानी के चेहरे में अपने हाथ फेरते हुए बोला, अब मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। उद्धरण चिन्ह, ये काम महक बिल्कुल नहीं कर सकती थी, करती भी कैसे, ये झूठ था। फाइनली उसने जोर से अधृत को हक किया और उसके सीने में अपने चेहरे को छिपाते हुए बोली, हूँ मैं आपसे गुस्सा। उद्धरण चिन्ह, अधृत भी धीरे धीरे महक की पीठ को सहलाने लगा। उसके चेहरे में एक अलग सी सुकून भरी मुस्कान तैर गई। वो बस एक ही वर्ड और बोला, सो जाओ। फिर उसने हाथ बढ़ाकर लैंप की लाइट ऑफ कर दी। महक ने भी जोर से उस हक किया और सो गई। देखते ही देखते अधृत भी सो गया। सुबह का वक्त, बाहर अंजलि जी महक और अधृत को उठाने आई। उन्होंने डोर नॉक किया तो महक तो नहीं उठी, लेकिन अधृत उठा और धीरे से जाकर उसने डोर ओपन किया। वो इस वक्त शर्टलेस था। अंजलि जी पहले तो उसे पूरा ऊपर से नीचे तक देखती है, वो काफी हॉट नजर आ रहा था। वही अवनी भी अंजलि जी के साथ थी। अधृत के इस लुक को देखकर तो वो एक पल के लिए मर ही जाने वाली थी, लेकिन तभी अधृत की कोल्ड टोन वॉइस सबके कानों में पड़ी, मॉम आप यहाँ क्या कर रही है? युवा, आज सुबह हो गई है और ब्रेकफास्ट रेडी है, इसलिए आप दोनों को उठाने आई हूँ।
अंजलि जी बोली। वही वीर एक खतरनाक नजरिए से पहले अवनी को देखकर फिर अंजलि की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को मॉम अभी महक सो रही है और उसे सोने दीजिए, कल रात वो ज्यादा थक गई थी। रात में वो सोई नहीं है और मैं रात भर उसकी नींद खराब करने के बाद अभी नहीं करना चाहता। अधृत जानबूझकर अवनी को सुनाने के लिए ऐसी बातें कर रहा था और उसका असर हो भी रहा था। लेकिन अंजलि जी वक्त को संभालते हुए बोली, अंडरस्को बेटा मुझे पता है रात में तुम दोनों बहुत बिजी थे, लेकिन अभी नाश्ता का वक्त है इसलिए उठा दो उसे। अंजलि जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली। उन्हें ये देखकर काफी खुशी हो रही थी कि वीर बानी से इतना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अधृत अब खुश शर्मा गया था। वो अपने गर्दन में अपने हाथ को किसी साइको की तरह फेरने लगा। उसकी नजरें झुकी हुई थी। खैर अधृत फिर से कुछ बोल पाता कि महक हवा की रफ्तार से उल्टी हुई वहां पहुंच गई। वो बिल्कुल अनबैलेंस थी, होती भी क्यों ना वो जो बेड से सीधे यहाँ छलांग लगा कर आई थी। लेकिन खैर तो तब हुई जब अधृत ने उसे उसके बाजुओं से पकड़कर गिरने से बचा लिया। लिटिल बेबी तुम नींद में भी भांग पी रही थी क्या? अधृत महक की इस हरकत पर उस घूरते हुए बोला। तो वही महक अंजलि की और अवनी की तरफ जो वही आंखें फाड़े उसी के रिएक्शन को देख रहे थे। वो उन्हीं की तरफ देखकर अधृत के हाथ को झटकते हुए बोली, अंडरस्को नहीं चिकू मैंने अभी सपना देखा कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वो तुरंत अधृत के सीने से चिपक गई। सच में उस एक सपने ने महक को इतना ज्यादा डरा दिया था जिसका कहना नहीं। वही अंजलि जी मुस्कुराने लगी तो वही शर्टलेस हॉट अधृत के सीने से महक को चिपका लिया और अधृत को भी उसके पीठ को सहलाता देखकर उसकी आंखें जल उठी। वो वापस गेस्ट रूम की तरफ चली गई। हालांकि उसे व्रत तो रखना नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं वो क्यों उठ के बैठ गई थी। वही अंजलि जी यहाँ कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। वो बोली, अंडरस्को आप दोनों रेडी हो के नीचे आ जाइए, मैं जा रही हूँ। कहकर वो चली गई। लेकिन वही अधृत को महसूस हुआ कि उसके चेस्ट में हल्की सी कुछ पानी जैसी फील हुआ। उसने महक को हल्का सा खुद से दूर किया तो पाया महक की आंखें नम थी और शायद उसके ही आंसू अधृत के सीने में लगी होगी। अधृत का दिल भी महक की आंसू देखकर एक बार तेज रफ्तार से धड़क उठा। उसने अपने ठंडे हाथों से महक के आंसुओं को साफ कर रहा था, लेकिन महक रोते हुए बोल रही थी, अंडरस्को आप मुझे सच में छोड़ देंगे? मेरा हाथ छोड़ देंगे? अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो इस बार मैं मर। वो कहे जा रही थी। वही अधृत ने उसके ट्रेन की रफ्तार से चलते होठों पर रख दिया, फिर बोला, खबरदार आगे कहा तो मैंने तुम्हारा साथ तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। चलो अब जल्दी से रेडी हो आओ। महक भी अब ज्यादा ना बोलकर सीधा वॉशरूम में चली गई। वही अधृत भी हल्का सा मुस्कान के फ्रेश होने चला गया। खैर अब अधृत और महक लिविंग एरिया में आ गए। खैर अब सभी साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। महक ने एक नज़र ब्रेकफास्ट कर रहे अधृत को देखा, फिर वो अपने दिमाग में ही सोचने लगी, क्या सच में जिस दिन वीर अधृत को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो उसे छोड़ देगा? उद्धरण चिन्ह या सोचते उसने रायता के बोल को उठाया और फिर अधृत की तरफ बढ़ा दिया। अधृत भी मुस्कुराकर रायता को अपने प्लेट में लिया, फिर महक के भी प्लेट में भी दे दिया। सच में उसके जहन में रोज इस बात का डर इस कदर बढ़ता जा रहा था जिसका कोई कहना नहीं। वो एकटक ब्रेकफास्ट हुए वीर की चार्मिंग फेस को देखने लगी। अधृत उसे देख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। थोड़ी देर जब महक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई तो एकदम से खड़ी हुई और सबकी तरफ बिना देखे बोली, अंडरस्को एक्सक्यूज मी। कहते हुए वो सीधा रूम की तरफ भाग गई। पार्वती जी हैरानी से अधृत की तरफ देख बोली, अंडरस्को युवारानी सा को क्या हुआ है? अधृत कुछ नहीं दादी, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है उसकी। अधृत ने एक स्पून रायता उठाते हुए कहा, जिस पर अंजलि जी एकदम खुशी से बोल पड़ी, अंडरस्को कोई गुड न्यूज़ है क्या? ये सुनते ही अधृत के कान तक गिले, लेकिन उसने अपनी गर्दन न में हिला दी। पर अवनी बुरी तरह चिढ़ गई। वही महक हताश रूम में आकर बेड में बैठी, लेकिन अगले ही पल अधृत का फोन बजा जो वही नाइट स्टैंड में रखा था। महक ने देखा तो नाम में अननोन नो था। उसने कॉल पिक कर लिया। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस अंडरवर्ल्ड के लोग फिर से कोई चाल चल रहे हैं हमारी टीम को अगवा करने की। उद्धरण चिन्ह महक को बड़ा अजीब लगा कि आखिर कॉल में ये आदमी कौन है जो ये सब कह रहा है। उसे तो अधृत की सच्चाई के बारे में थोड़ी पता था। वो हैरान थी कि वे कौन सी टीम है जिसकी बात वो आदमी कर रहा था। और वो कुछ अंडरवर्ल्ड के बारे में भी कुछ बोला रहा। चैप्टर 54 कुछ नहीं दादी, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है उसकी। अधृत ने एक स्पून रायता उठाते हुए कहा, जिस पर अंजलि जी एकदम खुशी से बोल पड़ी, अंडरस्को कोई गुड न्यूज़ है क्या? ये सुनते ही अधृत के कान तक गिले, लेकिन उसने अपनी गर्दन न में हिला दी। पर अवनी बुरी तरह चिढ़ गई। वही महक हताश रूम में आकर बेड में बैठी, लेकिन अगले ही पल अधृत का फोन बजा
जो वही नाइट स्टैंड में रखा था। महक ने देखा तो नाम में अननोन नो था। उसने कॉल पिक कर लिया। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, अंडरवर्ल्ड के लोग फिर से कोई चाल चल रहे हैं हमारी टीम को अगवा करने की। उद्धरण चिन्ह। महक को बड़ा अजीब लगा कि आखिर कॉल में ये आदमी कौन है जो ये सब कह रहा है। उसे तो अधृत की सच्चाई के बारे में थोड़ी पता था। वो हैरान थी कि वे कौन सी टीम है जिसकी बात वो आदमी कर रहा था। और वो कुछ अंडरवर्ल्ड के बारे में भी कुछ बोल रहा था। लेकिन महक अभी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहती थी। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लगी थी। खैर अब जो भी हो, लेकिन टेंशन तो सच में महक को हो रही थी। खैर अभी वो बेड में लेटी और पिलो के चारों तरफ अपने हाथ को लपेट के लेट गई, लेकिन कब उसकी आंख लगी उसे खुद पता नहीं चला। वही अधृत थोड़ी देर में रूम में आया तो उसने महक को देखा। वो धीमे से मुस्कुराया और फिर ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दिया और खुद वही सोफे में लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगा। ऐसे ही दिन के 2 बज गए। अधृत की जब आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी लिटिल वाइफ ही उससे किसी कुत्ते के बच्चे की तरह अभी भी पिलो में चिपक कर सोई है। ये देखते ही वीर के चेहरे में एक एविल स्माइल ने घर कर लिया, लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों के लिए। वो उठा और जाकर वॉशरूम चला गया। कुछ ही देर में अधृत वापस रूम में आया, लेकिन ये क्या, महक अभी तक मस्त फराटे मार के सो रही थी। अभी दिन का वक्त था लेकिन उसकी नींद तो अगले ही पल उसके दिमाग में एक बार फिर एक शरारत सूझी। उसने महक को अपनी गोद में उठा लिया। हाँ, अब उसकी बीवी की नींद इतनी गहरी थी कि वो यूज अपने गोद में उठाए वॉशरूम तक ले आया, लेकिन उसे खबर तक नहीं हुई। ये कहाँ का रोल था भाई कि इस तरह गधे घोड़े बेच कर सोना। अधृत ने पहले ही बाथटब में महक मैडम के नहाने के लिए गर्म पानी भर दिया था, इसलिए उसने एक नज़र बाथटब की पानी पर डाला, फिर महक को देखा। लेकिन अगले ही पल अधृत के चेहरे में एविल स्माइल आ गई और एक छपाक की आवाज के साथ महक सीधा बाथटब के अंदर थी। लेकिन गर्म पानी में खुद को नींद में ही महसूस करते ही महक ने अपने आंख बंद में ही अपने हाथ पैर फेंकना शुरू किया। बचाइए अधृत, बचाइए, यहाँ बाढ़ आई है और कबीर ने मुझे इसमें धक्का दे दिया है, प्लीज मुझे बचाइए। अधृत, अधृत आप कहाँ हैं? महक ने अपने हाथ को इधर उधर फेंकते हुए कहना शुरू किया, लेकिन अधृत की आंखें एक पल के लिए बानी की बातें सुनकर चौंधिया गई। मतलब क्या है यार, ये जाहिल कबीर सड़ा हुआ आदमी महक को नींद में भी चैन से नहीं रहने देता है, इसलिए तो महक इतनी हट रहती है। खैर अब अधृत ने महक के हाथ को थमा, फिर कोल्ड वॉइस में अपनी आंखों में जल रहे अंगारों को ठंडा करते हुए बोला, अंडरस्को बेबी, एवरीथिंग इज ओके। उद्धरण चिन्ह। महक की कड़ी कोल्ड बोल्ड आवाज सुनकर तो महक एक पल में ही वो आप में सबसे जरूरी से जरूरी बात को छोड़कर उसकी तरफ फोकस करने लगे। खैर महक की आंखें झट से खुल गई अधृत को अपने सामने और दिन की शुरुआत बाथटब में होते देखकर उसका माथा ही एकदम से चकरा गया। हालांकि वो जानती थी कि अधृत ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि अभी वो दोपहर में सो रही थी, लेकिन अब उसे अधृत से बचने के लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने अपने एक्टिंग का सिलसिला शुरू किया। उसने अपने माथे में अपने एक हाथ को रखा, फिर नौटंकी करते हुए बोली, अंडरस्को ए ओ माई गॉड, ये कैसे हुआ, मेरा सर दर्द कर रहा है, अधृत प्लीज मुझे रूम में ले चलिए प्लीज। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रेगियाते हुए बोली, लेकिन अधृत कोई बेवकूफ़ की बस्ती से आया इंसान नहीं था। वो अपने दोनों हाथ वापस से फोल्ड करते हुए बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, अंडरस्को ओ मेरी नौटंकी की दुकान, चलो अब जल्दी से नहाओ और बाहर आओ, समझी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो वहां से निकल गया। वही महक अपना मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को खड़ूस मोन्स्टर कही के, ये नहीं कि दोपहर में बीवी जब सोकर उठे तो थोड़ा सा प्यार करके जरा किस विस भी कर दे, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस हम जैसी मासूम का दिल तोड़ना ही होता है। हर वक्त सफाई का धरना डाले बैठे रहते हैं। होश सुबह ही तो नहाई थी और अब फिर से नहाना पड़ेगा। कहते हुए वो बेचारी अपने हाथ को इतना जोर से रब करने लगी, लेकिन अब उसे नहाना तो था। वो नहाने लगी। ऐसे ही कुछ देर बाद महक सिंपल कुर्ती प्लाजो पहन कर लिविंग एरिया में टपक पड़ी। उसके साथ अधृत भी था। वो भी नॉर्मल टी शर्ट और ट्राउजर में था, लेकिन फिर भी सबसे अलग, सबसे हॉट लग रहा था। उसका एक हाथ उसकी ट्राउजर के जेब में था और दूसरे हाथ में फोन था। वही महक पंछी की तरह उड़ते हुए सोफे में आकर बैठ गई। अधृत भी वही दूसरे सोफे में बैठकर अपने फोन में कुछ करने लगा। वही महक के बगल में रिशान बाबू था। ता करल बा रिशान बाबू। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर रिशान कंफ्यूजन से बानी को देखने लगा, अंडरस्को मतलब। उद्धरण चिन्ह। अबे बुद्धू, मैं पूछ रही हूँ तुम क्या कर रहे हो भोजपुरी में? महक फिर से चाहते हुए बोली। वही उन दोनों की आवाज से इरिटेट होकर अधृत रगली बोला, अंडरस्को ओ हल्ला गाड़ी, शांत रहो तुम दोनों वरना भागो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। महक और रिशान जानते थे कि अधृत को शांति पसंद है, लेकिन वो दोनों अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाले थे दोनों और चिपक कर बैठ गए। वही रिशान बोला, अंडरस्को वाओ,
तुम्हारी भोजपुरी सुनने में तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी, चलो तुम मुझसे उसी ही लैंग्वेज में बात करो। ठीक बा हमार रिशान बाबू। महक इस बार रिशान की पीठ को ठोकते हुए बोली तो रिशान बोला अंडस्को अच्छा तुम्हें ये लैंग्वेज कैसे आई बोलने। उस पर महक फिर से भोजपुरी में बोली अंडस्को ओ हमार दोस्त है एगो के भोजपुरी आवे है वहे कि हमरा भोजपुरी सिखाइल बानी। उद्धरण चिन्ह ओ माय गॉड तुम इतनी डेंजर भोजपुरी बोलती हो। कहते हुए पीछे से अवनी आई, उसने महक की बात सुन ली थी। वो आकर महक के बगल में बैठ गई, फिर बोली महक मैं जब से आई हूँ तुम तो मुझे एकदम इग्नोर कर रही हो। उद्धरण चिन्ह नहीं ऐसी बात नहीं है, कल फंक्शन वगैरह में मैं ध्यान नहीं दे पाई। सॉरी, और तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम आ रही हो। महक अब नॉर्मली बोली। हाँ ये बात बिल्कुल सच थी कि महक जितना फ्रेंडली रिशान रिधा और सोना के साथ होती थी वैसा वो किसी के साथ भी बिहेव नहीं करती थी। और रही बात निहाल और अधृत की, तो निहाल तो महक की जान था और अब बचा अधृत जो महक की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट शख्स था, जिसकी वजह से ही सिर्फ महक इतनी खिलखिलाती थी। वैसे भी कबीर ने तो उसे पूरा तोड़ ही दिया था, लेकिन अधृत ही था वो शख्स जिसने उसे फिर से जोड़ दिया, वो भी एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में। खैर अब महक की बात पर अवनी आग में घी या घी में आग डालने का काम करते हुए बोली अंडस्को हाँ वैसे भी कबीर के साथ जाने के बाद तुम तो हमें भूल ही गई थी। उद्धरण चिन्ह उसकी बात सुन महक की नजरें ना जाने क्यों पर अपने आप चुप गई, क्योंकि वो जानती थी कि गलती उसी की है। खैर लेकिन रिशान अवनी को घूरने लगा तो वही अधृत की मुठिया गुस्से से कस गई। खैर तो ये हुई कि अवनी को माहौल गर्म होता हुआ महसूस हो गया और वो तुरंत अपने बात को बदलते हुए बोली अंडस्को अच्छा तुम कितने लैंग्वेज बोलने जानती हो। उद्धरण चिन्ह वो वापस से उसी टॉपिक में जानबूझकर उतर आई जिस टॉपिक में पहले रिशान महक थे। वही महक शांति से बोली अंडस्को हम फ्रेंच डच इंग्लिश जापानीज स्पेनीज रशियन इटालियन कोरियन चाइनीज नेपाली बंगला कनेडियन एंड मराठी नागपुरी भोजपुरी एंड हिंदी। महक के इतने सारे लैंग्वेजेस लिस्ट के नाम सुनकर तो अवनी अपनी आंखें फटने लगी। सच में वो जितनी लैंग्वेजेस वो अमेरिका में रहकर नहीं जानती थी बोलने, महक यहाँ रहकर ये सारे लैंग्वेजेस बोलने जानती थी। वही तभी अंजलि जी वहां आई, फिर अधृत तरफ देखते हुए बोली अंडस्को बेटा आप सबने लंच किया। उसकी बात पर रिशान उछल गया अंडस्को मैंने नहीं किया है। वही अधृत शांति से खड़ा हुआ, फिर महक का हाथ पकड़कर गार्डन साइड जाते हुए बोला अंडस्को मुझे भूख नहीं है। क्या आप लंच नहीं करेंगे? महक हैरानी से बोली तो वही अधृत ने बस नॉर्मली अपने पलकों को झपका दिया। वही अंजलि जी आगे आई और मुस्कुराते हुए बोली अंडस्को युवराज और युवारानी सा लंच कर लीजिए, भूखे रहना सेहत के लिए सही नहीं है। उनकी बात पर अधृत पालटा, फिर बोला अंडस्को भूख लगेगी तो हम दोनों खा लेंगे मॉम। अधृत ने ये बात इतने सलीके से कहा था कि अंजलि जी ने उसके और महक के गालों में अपने हाथ को फेरा, फिर बोली अंडस्को भगवान तुम्हारी जोड़ी सदा सलामत रखे। कहकर वो रिशान के साथ चली गई। वही अवनी तो इन दो प्राणियों को देख रही थी जो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वही महक फिर से पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि वो सीधा अधृत के सीने से लग गई। आप सच में एक मॉन्स्टर है बेबी, ये तारीफ है या बुराई? अधृत उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, उसके चेहरे में मुस्कान थी। वही महक जो अधृत को और ज्यादा जोर से हक करते हुए बोली अंडस्को आपको जो समझना है समझ लीजिए। उद्धरण चिन्ह सच में ये कैसी तारीफ है भाई। खैर अब अवनी यहाँ और ये सब नहीं देख सकती थी, वो वहां से जलती फड़फड़ाती हुई चली गई और ऐसे ही शाम होती जा रही थी। अवनी को ये सच में कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि महक का व्रत अधृत के करीब रहे। वही अधृत को अपनी राजस्थान वाली कंपनी से कुछ मीटिंग करनी थी, इसलिए वो ऑफिस चला गया था मीटिंग अटेंड करने। नेक्स्ट डे आज पैलेस में कथा का प्रोग्राम रखा गया था जो शाम में होने वाला था। इसी वजह से चौरसिया फैमिली में आई थी और ये कथा इसरा की बहू और युवराज की पत्नी को करनी थी। और अब रॉयल फैमिली के युवराज की पत्नी महक थी और रॉयल फैमिली की बहू भी, इसलिए कथा महक को ही करना था। महक भी अपनी पूरी तैयारियों में मशरूफ थी। वो इस वक्त रिधा के साथ मिलकर कथा के लिए पूजा की थाल और बाकी सब रेडी कर रही थी। तो वही पूरे रॉयल पैलेस को इतने खूबसूरत ढंग से सजाया गया था जिसका कोई कहना नहीं, पूरा पैलेस लाइटों से जगमगा रहा था। महक और रिधा भी थाल रेडी करके खुद रेडी होने चली गई। अधृत अभी ऑफिस में ही था और मीटिंग में बिजी था, लेकिन महक उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि वो अपनी कथा अधृत को भी सुनते हुए देखना चाहती थी। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि अधृत कथा शुरू होने से पहले आ पाएगा या नहीं, इसलिए वो थोड़ा उदास भी थी।
चैप्टर 55। रिधा, निहाल और पूरी राजपूत फैमिली भी आ गई थी कथा सुनने के लिए। और अब रॉयल फैमिली के युवराज की पत्नी महक थी और रॉयल फैमिली की बहू भी, इसलिए सारी रस्में कथा सभी महक को ही करना था। महक भी अपने फुल प्रिपरेशन में थी। वो इस वक्त रिधा के साथ मिलकर कथा के लिए पूजा की थाल सब रेडी कर रही थी। तो वही पूरे रॉयल पैलेस को इतने खूबसूरत ढंग से सजाया गया था जिसका कोई कहना नहीं। पूरा पैलेस लाइटों से जगमगा रहा था। महक और रिधा भी थाल रेडी करके खुद रेडी होने चली गई। कुछ ही देर में सब रेडी हो गए। महक और रिधा भी रेडी होकर टेरेस में आ गए जहां पर सभी चीजों की डेकोरेशन की गई थी। उन दोनों को देखकर तो पूरे घरवाले उनकी बलाइयां उतारने लगे। सच में महक रेड साड़ी में गोल्डन खानदानी ज्वेलरी के साथ गले में मंगलसूत्र पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी मांग में लाल कमकम का सिंदूर जो आज उसकी सुंदरता में और ज्यादा चार चांद लगा रही थी। उसके चेहरे में इस वक्त एकदम न्यूली कपल मैरिड तेज था जो हद से ज्यादा हसीन लग रहा था। खैर रिधा भी रेड ही साड़ी में थी लेकिन उसके साड़ी का वक्त थोड़ा अलग था, लेकिन सच में तो वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही घर की सभी औरतें एक जगह आ गई। बाहर से भी कुछ रिलेटिव्स आए थे। वही अंजलि जी आई और महक से बोली, अंडस्को युवा रानी सा आप रेडी हो ना कथा के लिए। महक भी एकदम बेफिक्री से बोली, यस मॉम। वही अवनी तो वहां नजर ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो गई कहाँ। अरे अरे इस अवनी को देखो, ये यहाँ महक और अधृत के रूम में क्या कारीगिरी कर रही है। अवनी मौके का फायदा कहो या वक्त की नजाकत कहो, उसका फायदा उठाकर चली गई महक और अधृत के रूम में। अब देखती हूँ मिसेज महक की कैसे आप अपना ये सो कोल्ड बहू होने का फर्ज निभाती है। उद्धरण कहते हुए उसने अपनी सरसरी निगाहों को इधर उधर घुमाया तो अगले ही पल उसकी आंखें चमक गई। वो ड्रेसिंग के पास गई और वहां से उसी शेड की लिपस्टिक उठाई जिस शेड की लिपस्टिक महक में लगाई थी। उसने उस लिपस्टिक को एक बार गौर से देखा, फिर वो अपने जीन्स के पॉकेट से फेविक्विक निकालकर पूरा उस लिपस्टिक में मिला दी। फिर उसने वापस लिपस्टिक को वहीं रख दिया जहां वो पहले से रखी थी। सच में अवनी का ये आइडिया। दरअसल अगर महक इस लिपस्टिक को लगाएगी तो उसके तो लिप्स ही आपस में चिपक जाएंगे और अभी कथा शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं था तो वो फिर कथा नहीं कर पाएगी, जिस वजह से उसकी बदनामी फिर सबके सामने होगी, जिससे उसके दिल को तो परम सुकून प्राप्त होगा। खैर लेकिन महक ने तो मेकअप कर लिया था और अब उसने जब मेकअप कर लिया था तो वो लिपस्टिक लगाने क्यों आती। अब इसके लिए भी कुछ उपाय तलाशना पड़ेगा। अवनी ने एक प्लेन फिर से बनाया अंडस्को, हाँ ये ठीक रहेगा। कहते हुए वो टेरेस में आ गई। वो महक के पास गई फिर बोली, महक सुनो ना, क्या तुम्हारे पास मारून शेड की लिपस्टिक है? वो क्या है ना, मेरी लिपस्टिक मेरी ड्रेस के साथ मैच ही नहीं कर रही है। हालांकि ये बात वो बिल्कुल झूठ बोल रही थी। उसे फंसाने के लिए उसके पास की लिपस्टिक से अगर न दुकान खोला जाए तो दुकान छोटा पड़ जाएगा उसकी लिपस्टिक के सामने। खैर महक भी मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को अच्छा रुको मैं अभी लाती हूँ। कहते हुए वो अपने रूम में चली गई और लिपस्टिक उठा ली जिस शेड की अवनी ने उससे मंगा था। लेकिन भाई अब वो रूम में जब वापस आई ही थी तो उसने अपने शेड की लिपस्टिक निकाली और उसे हल्का सा होठों पर लगा ली। हाँ ये वही लिपस्टिक थी जिसमें अवनी ने ग्लू मिलाया था, लेकिन अब ग्लू का असर इतनी जल्दी थोड़ी हो जाता। महक मस्त लिपस्टिक लेकर वापस आ गई। फिर उसने अवनी को लिपस्टिक दिया। अवनी बोली थैंक्स। उसे समझ आ चुका था कि उसका प्लान सक्सेस कर चुका है। वो वहां से चली गई। वही अंजलि जी फिर आई और बोली, अंडस्को अब चलिए वक्त हो जाएगा कथा का। महक ने कुछ बोलना चाहा। जी ये भी आवाज में महक ने नहीं कहा था, उसकी हलक से ना जाने कैसे ये आवाज निकली। लेकिन अगले ही पल जब उसने कुछ कहना चाहा तो ये क्या, उसके तो दोनों होठ आपस में चिपके हैं। अब क्या करे वो। अंजलि जी उसे सबके सामने लेकर भी जा रही थी कथा सुनने के लिए, लेकिन यहाँ तो उसके होठ ही चिपके पड़े हैं तो वो कुछ बोल कैसे पाएगी। और इस खुशी के माहौल में वो किसी को ये बात बताकर सबको टेंस नहीं कर सकती थी। उसने अंजलि जी हाथ पकड़कर वही रोक लिया और खुद भी रुक गई। उसके इस हरकत पर अंजलि जी पलटी और बोली, अंडस्को क्या हुआ युवारानी सा, आप टेंस लग रही है। उद्धरण चिन्ह। सच में उसके चेहरे में टेंशन साफ साफ झलक रहा था। लेकिन महक ने अपने पेट में हाथ रखा और वॉशरूम जाने का इशारा किया, क्योंकि अब उस जो भी करना था वो रूम में ही जाकर करना होगा। उसके इशारे को अंजलि जी ने समझ लिया। उन्हें लगा शायद अब महक के पेट में कुछ गड़बड़ है और उसे वॉशरूम जाना है, इसलिए वो बोली, अंडस्को ठीक है जाए, अभी कथा शुरू होने में 15 मिनट है। उनकी बात सुन महक झट से दौड़ते हुए रूम की तरफ चली गई तो वही अवनी इन सारे ड्रामे को देखकर हंसे जा रही थी। खैर अब महक अपने रूम में आ गई, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब वो करे तो करे क्या अधृत को कॉल करूं, लेकिन अगर कॉल करूंगी तो बोलूंगी कैसे।
नहीं मैसेज करती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मैसेज सीन ही नहीं किया तो मीटिंग की वजह से अब मैं क्या करूँ? भाई को बोलूँ लेकिन नहीं, मैं उन्हें टेंशन नहीं दे सकती हूँ। और घर के किसी मेंबर को भी मैं नहीं बुला सकती हूँ। अधृत के ही पास पहले कॉल फिर मैसेज करती हूँ। और ना जाने क्या क्या उसके फितूर भरे दिमाग में चल रहा था। फाइनली वो बेड में बैठी फिर एक गहरी सांस लेकर अपने फ़ोन को उठाकर अधृत को कॉल की। खैर तो तब हुई जब अधृत ने एक बार में बानी का कॉल पिक कर लिया। उसके कॉल पिक करते ही उसने उसे मैसेज करना शुरू किया, क्योंकि वो जानती थी कि अभी अगर अधृत ने कॉल पिक किया है तो फ़ोन उसके हाथ में ही होगा। खैर महक ने अधृत को टेक्स्ट में लिखा था, अधृत प्लीज़ जल्दी से, बहुत जल्दी से घर आइए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। उसने पूरी बात मैसेज में नहीं लिखी थी। लिखती भी तो क्या लिखती कि मैंने लिपस्टिक लगाए और फिर मेरे दोनों होंठ पता नहीं कैसे आपस में चिपक गए हैं और अभी कथा में सिर्फ और 15 दिन बचे हैं। इधर अधृत ने जब महक के मैसेज को पढ़ा कि उसे ना जाने क्यों पर उसकी मदद की ज़रूरत है और उसे बुला रही है, ये देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन अभी वो मीटिंग में था और उसने मीटिंग को स्किप करके महक के कॉल को रिस्पॉन्स किया था। उसने वापस से टेक्स्ट किया अंडरस्को सॉरी बेबी बट अभी 1 घंटे में नहीं आ सकता हूँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना टेक्स्ट करके उसने अपने फ़ोन को रख दिया और वापस मीटिंग में फोकस करने लगा। लेकिन वही महक ने जब ये देखा तो उसने 1000 रोने वाले इमोजी अधृत को सेंड करना शुरू किया। प्लीज़ वीर प्लीज़ आ जाइए घर 10 मिनट के अंदर, वरना पूरे गेस्ट और फैमिली के सामने मेरी इज्जत की नीलामी हो जाएगी। अधृत के फ़ोन का टोन बजा। वही मीटिंग में जितने भी क्लिंट थे आज पहली बार उसे ऐसे मीटिंग के बीच में किसी के मैसेज या कॉल को रिस्पॉन्स करता देख रहे थे। उन्हें बड़ी हैरानी भी हो रही थी कि आखिर कौन है वो इम्पोर्टेंट शख्स जिसके मैसेज का रिप्लाई अधृत जैसा आदमी दे रहा है। खैर इधर अधृत ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसने टेक्स्ट किया अंडरस्को मेरी ओवर एक्टिंग की दुकान आ रहा हूँ मैं। अधृत जानता था कि महक की ओवर एक्टिंग है कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। लाभ लाभ लाभ। अधृत उठा और सबकी तरफ देखते हुए बोला अंडरस्को मीटिंग ओवर, कहते हुए वो निकलने लगा। अधृत चला गया लेकिन सबके जुबान में एक बात छोड़ गया, अंडरस्को लगता है हमारे क्रूएल बॉस को इश्क हो गया है। हाँ वो बोलते भी क्यों ना, जब अधृत महक को मैसेज कर रहा था तब उसके चेहरे में एक अलग ही तेज था जी, जिसे वो भी नोटिस कर पा रहे थे कि ऐसा तेज इंसान के चेहरे में तब ही आता है जब आप किसी के इश्क में पड़ जाए या फिर किसी से आप वो हासिल कर ले जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। खैर इधर महक ने चैन की सांस ली लेकिन अभी भी उसका टेंशन खत्म नहीं हुआ था। इधर अधृत की फरारी सारी रफ्तार पार करके राजस्थान की सड़क में उड़ी जा रही थी। हाँ भाई, अब महक ने उसे 10 मिनट में बुलाया था लेकिन यहाँ तो अधृत 20 मिनट के रास्ते को 5 मिनट में ही तय करके रॉयल पैलेस पहुँच गया। उसने अपनी कार पार्क की और सीधा अपने मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वहाँ बहुत से लोग थे लेकिन मजाल है जो उसने किसी को रत्ती बराबर भी रिस्पॉन्स किया होगा। वो सीधा रूम में हवा की रफ्तार से भी तेज रफ्तार में पहुंच गया। महक बेड में बैठी थी, अधृत रूम में इंटर हुआ। अधृत को देखते ही महक झट से उठकर अधृत के गले लग गई। ना जाने क्यों अभी उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। अधृत ने भी इस बात पर जब गौर किया तो उसे बड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने महक को उसके कंधे से पकड़कर खुद से अलग किया, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला अंडरस्को क्या हुआ है अब बताओ। बेचारी महक बोलती कैसे वो अधृत से झट से अलग हो गई। फिर अधृत का हाथ पलटकर मिरर के सामने ले गई और उसे खड़ा रहने का इशारा किया। अधृत भी अपने हाथ दीवार में अड़ा कर खड़ा हो गया। वही महक ने एक लिपस्टिक उठाई फिर मिरर में लिखना शुरू किया अंडरस्को मेरे होठ आपस में चिपक गए हैं और अभी 2 मिनट में कथा के लिए मुझे जाना है, प्लीज आप मेरे चिपके होठों को ठीक कर दीजिए। अधृत ने जब ये पढ़ा तो उसे बड़ी तेज हंसी आ गई। फाइनली वो हंसते हुए बोला अंडरस्को तभी सोचूं ये बकबक की दुकान आज इतनी शांत क्यों है। हे भगवान, कैसे भी इस औरत के होठ चिपके वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपने मुझे कुछ पल की ही सही पर शांति तो दी। आज सुकून है मेरे दिल पर। खैर अब अधृत की इस तरह की बात सुनकर महक का मुंह बन गया। वो आई और छोटे छोटे मुक्कों से उसके सीने में वार करते हुए दबी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी जैसे वो कहती हो कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।